हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पिछला टॉपिक चल रहा था हमारा त्रिकोणमितीय समीकरण और उसके मुख्य हल तथा व्यापक हल। तो थोड़ा सा पीछे का जोड़ते हुए चलते हैं, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट था वहाँ से तो त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ा रहा था मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बताया था कि किसी एक चर में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। किसी एक चर राशि में प्रयुक्त त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक चर राशि होनी चाहिए, या तो x होनी चाहिए या y या थीटा, कोई भी एक एंगल होना चाहिए। और जैसे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, या खाली ऐसे भी लिखा हो साइन एक्स बराबर 0, ठीक है ना। तो किसी एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। क्लियर है? एक चर राशि आनी चाहिए, या तो x या थीटा या y, जो भी है, ठीक है ना। तो किसी एक चर राशि में प्रयुक्त त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। यहाँ पे x थीटा कुछ भी लिखा आ सकता है। क्लियर? इसका जो मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना, वो है इसका मुख्य हल तथा व्यापक हल। तो त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल। मुख्य हल को कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसको जरा समझना है ढंग से, ठीक है ना। तो बात चल रही थी पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल की। तो मुख्य हल के बारे में आपको क्या बताया था? पहले मुख्य हल की बात करेंगे, फिर करेंगे व्यापक हल की। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी ये समझाया था मुख्य हल क्या होता है। मुख्य हल तो मैंने आपको बताया था किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां इस अज्ञात चर का मान 0 से 2 पाई के बीच में हो, तो वो क्या कहलाता है? उसका मुख्य हल कहलाता है। तो मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी मैं आपको इसको पूरा तरीके से समझाऊंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर करेंगे व्यापक हल की बात, और इसी के क्वेश्चन हमें पेपर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का, किसी त्रिकोणमितीय, पिछले लेक्चर में था ये टॉपिक हमारा, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां ये जो x है ना, ये अज्ञात चर जो कोण है, जहां x का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर और 2 पाई से कैसा हो? छोटा हो, ठीक है ना। कुछ किताबों में 2 पाई के इक्वल भी दे रखा है, 2 पाई से लेस ही रहता है। 0 से बड़ा या उसके बराबर, 2 पाई से छोटा हो, क्या कहलाता है? मुख्य हल कहलाता है। मुख्य हल कहलाता है ये। और किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के जो मुख्य हल होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखना। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के, त्रिकोणमितीय समीकरण के दो मुख्य हल होते हैं। कितने होते हैं? दो। आप डायरेक्ट याद रखना इस बात को, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय समीकरण के कितने हल होते हैं? मुख्य हल दो। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, बराबर भी लगा सकते हैं लेकिन ये चीज ज्यादा सूटेबल है, हो तो क्या कहलाता है? उसका मुख्य हल कहलाता है। अब जैसे ध्यान से समझना है ना, जैसे किसी ने कह दिया, एक एग्जाम्पल लिया, इसे साइन एक्स बराबर 1/2 है ना, ये कोई एग्जाम्पल है, का मुख्य हल बताइए।
मुख्य हल बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आप क्या समझते हो, जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 है तो केवल साइन 30 का मान 1/2 होता है। आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री या π/6। तो x बराबर क्या आएगा π/6, और π/6 का मान 0 से बड़ा है, 2π से छोटा है, तो ये इसका मुख्य हल हो गया। लेकिन क्या एक ही मुख्य हल होगा, नहीं, एक नहीं, दो मुख्य हल होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो वैल्यू होती है, देखो चाहे मान पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चतुर्थांश जो होते हैं उनमें प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन की क्या खासियत होती है, चार चतुर्थांशों में, कि वो दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह नेगेटिव। तो साइन का मान जो 1/2 है वो साइन 30 डिग्री का भी होता है। किसका होता है, साइन 30 का। और किसी का भी होता है। तो साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है ये आपको दिमाग लगाना है। तो मैंने जो टेक्निक लास्ट लेक्चर में समझा रहा था उसी को ध्यान रखना है। देखिए जैसे चार चतुर्थांश है, इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठाए रखना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, रूल जानते थे ना, ASTC हमने लिखाया था, ASTC रूल, ASTC ये रूल लिखाया था। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसेक। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा कॉट। और चौथे चतुर्थांश में हम जानते हैं कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो साइन का मान पॉजिटिव है तो एक तो पहले चतुर्थांश का कोण आ गया, कौन सा, 30 डिग्री। लेकिन अभी साइन और कहीं पर भी पॉजिटिव होता है, कहां पर होता है, दूसरे में, तो इसको दूसरे में लाना है। तो एंगल का हिसाब ऐसे रखा करो, अगर पहले चतुर्थांश का कोण है तो उसको थीटा कह ले, ध्यान रखना थीटा कहना है। और दूसरे चतुर्थांश में लाना है तो इसको पाई माइनस थीटा कह देना है। क्या कह देना है, पाई माइनस थीटा, ये ट्रिक याद रखना। और तीसरे चतुर्थांश में लाना है तो इसको पाई प्लस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में लाना है तो इसको 2π माइनस थीटा। याद रखना पाई और 2π में त्रिकोणमितीय फलन बदलते नहीं है, साइन साइन बना रहता है, कॉस कॉस बना रहता है। तो ये ASTC रूल है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए से मतलब ऑल पॉजिटिव है, एस से मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, हर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होता है। और तीसरे चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा कॉट। और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक। ये याद रखना, इसी को ASTC रूल कहते हैं, जो कि आपको खूब समझाया था। ठीक है ना, कैसे भी याद रखना, ASTC ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी या एड शुगर टू कॉफी, ऐसे, ठीक है ना, एड शुगर टू कॉफी या ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ASTC कैसे भी याद कर लेना। ठीक है ना। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि देखो एक तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन पॉजिटिव माने ना, और कहां पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में, तो 180 में से और घटा देना, किसको, 30 को। समझ में आ रही है। तो इस 30 डिग्री को हम ऐसे भी लिख देना, साइन पाई माइनस थीटा का मान कितना, π/6। इसके मायने क्या हुए, ऐसे समझ लो, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। आ रहा समझ में। अरे साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। इसको सॉल्व कर लेना, साइन π/6 तो है ही, और पाई में से π/6 घटाओ कितना आएगा, 5π/6, अर्थात 150 डिग्री। कितना आएगा, 150। मतलब साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। ये है काम इसमें। ठीक है ना। तो इसके दो मान आ गए, देखो एक तो π/6 और एक 5π/6। मतलब साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, तो साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। और 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों किसके बीच में आते हैं, 0 और 360 के बीच में। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां x का मान 0 और 360 डिग्री के बीच में आ जाए, उसी को कहते हैं मुख्य हल। समझ में आ रही है। और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के कितने मुख्य हल निकलते हैं, दो मुख्य हल होते हैं। याद रखोगे यार, बस। तो यहाँ पर x का मान क्या आया, एक तो π/6 और एक आया 5π/6। और इन दोनों की खासियत क्या है कि दोनों किसको बिलोंग करते हैं, 0 से 2π को। तो बस इसी को कह देंगे हम मुख्य। कौन सा हल, मुख्य।
तो मुख्य हल कौन सा हुआ इस त्रिकोणमितीय समीकरण का? π/6 और 5π/6। समझ में आया? चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव में माइंड दौड़ाना है। देखो एक बार और, सपोज करो उसने कोई वैल्यू नेगेटिव दे दी होती, एक एग्जांपल और लो, सो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे उसने कह दिया sin x बराबर, सपोज करो -1/2 कह देता, का मुख्य हल बताइए। ये देखिए मुख्य हल ज्ञात कीजिए, सपोज करो ऐसे कह देता। तो अब कैसे करते? साइन में जो वैल्यू -1/2 है, ये तो कन्फर्म है कि 1/2 जो मान होता है ना, वो माइनस तो ऐसे ही, ये किसका होता है? साइन π/6 का। अरे π/6 कह लो या 30 डिग्री कह लो, लेकिन माइनस है ये तो, कैसा है? माइनस। तो साइन कहां पर माइनस होता है? देखो पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले में तो साइन पॉजिटिव होता है और दूसरे में भी होता है। इसका मतलब साइन कहां पर नेगेटिव होता है? तीसरे में और चौथे में। दिमाग समझना। तो तीसरे में लाना है तो थीटा को पाई में जोड़ना है, चौथे में लाना है 2 पाई में से घटाना है। थीटा का मान कितना चल रहा है? π/6। तो इसको आपको कैसे लिख लेना है? इसको आप ऐसे लिख लेना कि इसको कह देना साइन, थीटा का मान कितना? थीटा का मान कितना? π/6। इसलिए देखो यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख देना पाई प्लस π/6, और चौथे चतुर्थांश में लाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? 2 पाई माइनस π/6। ये चीज समझ में आ रही है? ये माइनस अपने आप एडजस्ट हो गया, अर्थात ऐसे समझ लो कि साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये स्टेप बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेगेटिव का हिसाब लगाना है तो नेगेटिव देख लेना कहां पे होता है, उसी में जाके पहुंचा देना। आपको फॉर्मूला बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इस चीज का भी याद रखना। अब इसको थोड़ा हल करा लो। तो sin x बराबर क्या हुआ? 6 पाई, और पाई कितने हो जाएंगे? 7 π/6। 7 π/6 का मतलब हो गया एक तरीके से 210 डिग्री, मतलब साइन 210 डिग्री का मान होता है -1/2। और ये कितना होगा? 6 दूनी 12, 12 में से 1 जाएगा कितना? 11। 11 पाई का मतलब कितना होगा? 11 π/6 का मतलब कितना हो गया? 330 डिग्री। अर्थात साइन 330 डिग्री का मान भी -1/2 होता है। तो ये कितना हो गया? साइन 11 π/6। तो यहां से क्या हल निकला? x का मान क्या निकला? एक तो 7 π/6 और दूसरा 11 π/6। मतलब साइन 7 π/6 का मान भी -1/2 होगा, साइन 11 π/6 का मान भी -1/2 होगा। ये 210 डिग्री है, ये 330 डिग्री है। मतलब साइन 210 डिग्री का मान भी -1/2 होता है, तो साइन 330 डिग्री का मान भी -1/2 होता है। और चाहे 210 डिग्री हो या 330 डिग्री हो, ये किसके बीच में लाई करते हैं? 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 360 के बीच में। और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां अज्ञात कोण का मान 0 360 के बीच में आए, तो वो क्या कहलाता है? उसका मुख्य हल। तो यही कहलाया इसका मुख्य हल। कौन सा निकला? एक तो 7 π/6 और एक 11 π/6। समझ में आ गया होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल आते हैं मुख्य हल निकलवाने के लिए, ध्यान रखना। तो फिर दोबारा से बता रहा हूं, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां x is greater than or equal to 0 and less than 2 पाई क्या कहलाता है? उसका मुख्य हल। मुख्य हल निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, ये चीज ध्यान रखना। पहले चतुर्थांश का कोण है तो थीटा, दूसरे का है तो आप पाई माइनस थीटा कर देना, तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। ये देख लेना पॉजिटिव। देखो हर त्रिकोणमितीय फलन कैसा भी हो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, वो दो जगह पॉजिटिव होता है और दो जगह नेगेटिव। ऐसे साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो पहले चतुर्थांश का कोण चूंकि पॉजिटिव वैल्यू थी, ये पहले चतुर्थांश का कोण है, दूसरे में लाना है तो पाई माइनस थीटा कर दिया। अब चूंकि ये नेगेटिव था, तीसरे और चौथे में होता है, तीसरे में लाने के लिए पाई प्लस थीटा कर दिया, चौथे में लाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा कर दिया। दिमाग में आ रही होगी ये बात? ये चीज आप याद रखना। ये आपका चक्रव्यूह है ना, एएसटीसी रूल वाला, ये याद रखना। और एंगलों को इस प्रकार एडजस्ट करना है आपको। ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूज में दिमाग में ये आ रही होगी कि क्या 0 से 360 के बीच में ही होता है? साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 150 का मान 1/2, और भी तो कोई कोण होंगे जिसका मान, जहां पर साइन का मान 1/2 होता होगा, तो 360 डिग्री से आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। तो जितने आगे पीछे के जो समस्त हल होते हैं, तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के समस्त हलों को व्यक्त करने वाला जो व्यंजक होता है, उसको कहते हैं व्यापक हल।
तो अगला अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं व्यापक हल। उसमें क्या होगा, जितने भी कोण होंगे 0 डिग्री से जब पीछे के और 360 डिग्री से आगे तक के जितने भी कोण होते हैं वो सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मुख्य हल तो आपकी समझ में आ गया होगा, अब पढ़ने जा रहे हैं व्यापक हल, ठीक है ना। ये आता था मुझे, है ना। तो अब हम हेडिंग डाल लें त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। तो अब यहां से देखना व्यापक हल, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ध्यान, ठीक। व्यापक हल क्या होता है, तो व्यापक हल होता है जो समस्त हलों को व्यक्त करे, ठीक है ना। तो अब समस्त हलों को कैसे लिखते हैं, तो ये थोड़ी सी परिभाषा को समझने का कोशिश करना। पूर्णांक n से युक्त बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक क्या होगा अभी बताइए। पूर्णांक n से युक्त बीजीय व्यंजक जो, ये न्यू टॉपिक है आज का, ठीक है ना। कल वाला मुख्य हल वाली बात तो लास्ट लेक्चर नंबर 6 में भी आई थी, आज मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो पूर्णांक n से युक्त बीजीय व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के समस्त हलों को व्यक्त करता हो, क्या कहलाता है, उसका व्यापक हल कहलाता है। अभी समझ में आएगी ये पूरी लाइन, व्यापक हल कहलाता है, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे sin x बराबर 0, ठीक है ना। तो इसका जो व्यापक हल होता है, जैसे ये है, पहला फॉर्मूला बता रहा हूं, व्यापक हल होता है इसका, वो होता है x बराबर n पर, जहां n बिलोंग किसको करना चाहिए, z। तो पूर्णांक n से युक्त ये बीजीय व्यंजक है जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हलों को व्यक्त कर रहा है। तो ये हल कैसा है, इसका व्यापक हल। अच्छा, n बिलोंग्स टू z, z तो आप जानते हैं z क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स, जिसमें प्लस माइनस की वैल्यू आती है। ये देखिए, मतलब n इसको बिलोंग करना चाहिए, अगर देखो अब ये बात को समझना, जैसे अगर n का मान मैंने, n किसको बिलोंग करना चाहिए, z को। अब n का मान मैंने यदि 0 ले लिया तो 0 लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। n का मान मैंने 1 ले लिया तो प्लस के पाई आएगा, -1 ले लिया तो माइनस का, प्लस के 2 ले लिया तो 2 पाई हो जाएगा, और माइनस का ले लिया तो माइनस के 2 पाई हो जाएगा। मतलब समझ में आया आपके, मतलब ये है कि साइन का जो मान 0 होता है वो केवल साइन 0 का ही नहीं होता है, या साइन पाई का ही नहीं होता है। इतने करोड़ों अरबों कोण ऐसे हैं, अनंत कोण है एक तरीके से, क्योंकि इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। तो ऐसे समझ लो, जितनी वैल्यू यहाँ लगाते जाओगे, मतलब साइन 0 का मान 0 होगा, 180 का मान 0 होगा, -180 डिग्री का मान होगा, साइन 360 का मान 0 होगा, माइनस के 360 का मान 0 होगा, 540 डिग्री का मान जीरो होगा, और माइनस के 540 डिग्री पर मान 0 होगा। तो इतने सारे कोण निकल आएंगे जहां पर साइन कैसी मान ग्रहण करेगा, 0। तो कभी ये मत लगाना जैसे साइन का मान 1/2 है तो साइन 30 का साइन 150 का ही होगा, और भी कोण निकलेंगे, तो उसके लिए भी आपको बताएंगे क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर बराबर में 0 है तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना, अगर साइन x बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, n पाई। ये इसका व्यापक हल है, ये देखिए, ठीक है ना। ये तो ये कहने का मतलब x के इतने सारे मान निकल आएंगे, n की वैल्यू z से लगानी है वहां से, तो इन सभी कोणों पर साइन का मान कितना होता है, 0। तो कभी भी याद रखना, साइन x बराबर 0 है तो x बराबर 0 डिग्री नहीं होगा, केवल 0 डिग्री नहीं होगा, 0 भी होगा, 180 भी होगा, -180, 360, -360, 540, माइनस, ये सारे कोण होंगे जहां पर साइन का मान कितना होगा, 0। क्लियर? तो ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी। मतलब पूर्णांक n से युक्त बीजीय व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के समस्त हलों को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, उसका व्यापक हल। नंबर 2, जैसे cos x बराबर 0 है, सपोज करो ये है,
तो इसका जो व्यापक हल होता है, कॉस में आप कहोगे सर कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 270 का मान भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इसके मुख्य हल हो गए। लेकिन व्यापक हल में केवल इन्हीं दो कोणों पर कॉस का मान 0 नहीं होता है, करोड़ों अरबों कोण ऐसे होते हैं जहां पर कॉस का मान कैसा होगा 0, और इतने अनंत कोण ऐसे होंगे जहां कॉस का मान कितना होगा 0। तो इसके जो व्यापक हल का फॉर्मूला है वो है x बराबर 2n - 1 into pi, where n belongs to z, 2n + 1, ठीक है ना। तो इतने सभी कोण कैसे होंगे जहां पर cos कैसा मान ग्रहण करेगा 0, ये इसके व्यापक हल का सूत्र है, ठीक है ना। जहां n बिलोंग किसको करना चाहिए, z को। अब n की वैल्यू लगाओ, अगर n का मान 0 ले लिया तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 π/2 हो जाएगा। n का मान सपोज करो आपने -1 ले लिया तो -2 + 1 -1 -π/2, तो x का मान कितना आएगा +-π/2। अब n का मान आपने 2 ले लिया, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 π/2। n का मान आपने -2 ले लिया, -4 है ना, -1 ले लिया, -2 + 1 कितना हो जाएगा -π/2। n का मान आपने 2 ले लिया, 2 दूनी 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 π/2। तो ये सारे जो कोण आएंगे उन सब पर cos मान कैसा ग्रहण करेगा 0। तो अगर cos x बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है 2n + 1 into π/2। तो इतने सारे कोण आ जाएंगे। n का मान 3 ले लिया, 2 × 6 1, n का मान 1 ले लिया, 2 × 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 3π/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। n का मान -2 ले लिया, -4 + 1 -3 -3π/2। तो इतने सारे कोण, ये देखना ये सभी कोण आते जाएंगे। तो cos x का मान अगर 0 है तो केवल ये मत समझना कि cos 90 का मान 0 होता है, इन सभी कोणों पर cos का मान कितना होता है 0। क्लियर। तो ये sin cos के होगा। ऐसे ही tan का, tan x बराबर अगर 0 है तो इसके जो व्यापक हल का सूत्र है ये होता है वही x बराबर n, जहां n किसको बिलोंग करना चाहिए z को। n ये मान होने चाहिए, n के मान यहां लगाओगे तो x की वैल्यू यही आ जाएगी 0 ± π ±2π ±3π, मतलब इन सभी कोणों पर tan का मान कितना होगा 0। तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर बराबर में 0 है, केवल sin cos tan की बात करते हैं, cos sec cosec की नहीं करते, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही फंक्शन लेके चलने पड़ते हैं sin cos tan। जैसे अगर कोई वैल्यू अगर cot sec में दे रखी है तो उसको tan में बदल देंगे, cot में दे रखी tan में बदल लेंगे, sec में दे रखी cos में, वही उसका व्युत्क्रम करके। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये अपना टॉपिक रहा त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। क्लियर है। अब इसमें कुछ और बातें आएंगी, ठीक है ना। ये त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल हो गया। अब इसके बाद आगे का देखो, ठीक है ना। तो ये तो अपना एक टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिखा लिया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगर बराबर में 0 नहीं हो तो इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल में तो 3 फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने हैं जो मैंने अभी लिखा है। sin x बराबर 0 है तो ये, cos x बराबर 0 है तो ये, tan x बराबर 0 है ये। चौथा, अगर बराबर में सपोज करो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी, ठीक है ना, जैसे 1/2 दे दिया, तो 1/2 मान कितने का होता है sin 30 का। 30 भी लिख सकते हो, 150 भी लिख सकते हो। तो अगर बराबर में 1/2 है, 1/2 को हम क्या कह दिया sin π/6, मतलब ऐसा रूप आ जाए sin x बराबर sin π/6, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी एंगल आ जाए, तो ऐसा रूप हो sin x बराबर sin y या sin थीटा बराबर sin अल्फा। कुछ किताब में ऐसे दे रखा है रेफरेंस बुक में, तो ये याद रखना है, ठीक है। बराबर में 0 नहीं हो, 0 के लिए तो व्यापक हल ये है, और 0 नहीं आए तब ये कंडीशन लगानी है आपको, ठीक है ना। तो sin x बराबर sin y है, तो इसका जो व्यापक हल होता है, इसके व्यापक हल का सूत्र क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, ये सूत्र होता है, जहां n बिलोंग किसको करता है z।
याद रखोगे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 है, एग्जाम्पल देख लो इसी का। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो अभी इसका मुख्य हल तो निकालना सिखाया ही था तुम्हें। क्या था इसका मुख्य हल? 1/2 को लिख दिया था साइन π/6, और साइन और कहां पे पॉजिटिव होता है? दूसरे में, तो 180 में से घटा दिया था। मतलब मुख्य हल में एक तो π/6 आया था, एक 5π/6 आया था। अब इसमें क्या करते हैं, 1/2 को आप लिख लो साइन π/6, ठीक है ना। ये तो ये वाला रूप बन जाएगा। तो इसका जो व्यापक हल होगा वो क्या बनेगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/6, जहां n किसको बिलोंग करेगा? z। अब z के मान लगाते चल रहे हैं तुम्हें। अब n का मान यदि 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 तक 0 का मान 1 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा? π/6। ध्यान समझना, n का मान आपने 1 ले लिया, पाई -1 की पावर 1 करोगे -1 आएगा, पाई माइनस π/6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 5π/6। मेरी बात समझ में आ रही है? n का मान आपने 2 ले लिया तो 2 पाई हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6, 6 दूनी बात 13 π/6 आ जाएगा। -1 ले दिया तो माइनस पे पाई हो जाएगा, ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। -1 नीचे आ जाएगा, माइनस के π/6 कितना हो जाएगा? -7π/6। तो इतने सारे कोण आते जाएंगे जहां पर ये वैल्यू कैसी आती जाएगी? 1/2। मतलब -1 लोगे तो माइनस के 7π/6 प्लस के अगर 2 ले लोगे तो 6 दूनी 12 13π/6, माइनस के 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2 पाई, 6 -12 प्लस का -11π/6। तो ऐसे इतने कोण निकल आएंगे, इनफाइनाइट इतने अनंत कोण आएंगे जहां पर साइन एक्स का मान कितना होगा? 1/2। मुख्य हल में तो केवल 2 ही कोण निकालते हैं, एक तो π/6 और एक जो आया था 5π/6, क्योंकि 0 से 360 के बीच में आ रहे हैं ये। और व्यापक हल में क्या होता है, 0 से छोटे भी आते हैं, 360 से बड़े, ठीक है ना। तो अब इतने सारे हलों को हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर पाए, तो एक फॉर्मूला दे देते हैं। पूर्णांक n से युक्त होता है ये, तो पूर्णांक n से युक्त कोई भी बीजीय व्यंजक जो उस त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हलों को व्यक्त करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? व्यापक हल। तो अब आपको अगर sin x बराबर 1/2 दे दे, कह दे इसका व्यापक हल, तो आपको ये छोड़ के आना है जहां n बिलोंग किसको कर रहा है? z को। ये चीज मत लिखना। अब n की वैल्यू लगाते जाओ, ऐसे कोण आते जाएंगे जहां पर sin का मान कितना होगा? 1/2। मतलब ये 0 से छोटे वाले, 360 से बड़े सभी हल जो होते हैं उन सबको व्यक्त करने लग जाता है। दिमाग में आ रही होगी? तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इनको आपको याद रखना है। जैसे और देखो नंबर 5 पर cos x बराबर cos y। कुछ किताबों में cos थीटा बराबर cos अल्फा या cos अल्फा बराबर cos बीटा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके जो व्यापक हल का सूत्र बनेगा वो क्या बनता है? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग करेगा z। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज करो cos x बराबर 1/2 है, तो ये तो श्योर था कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, मतलब cos π/3 का। और कहां पर cos पॉजिटिव होता है? चौथे चतुर्थांश में, चौथे में लाना है तो इसको घटा दोगे 2 पाई में से। ध्यान समझना मेरी बात, मतलब cos x बराबर cos π/3 बराबर cos 3 दूनी 6, 6 में से एक जाएगा 5π/3। मतलब cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो cos 300 डिग्री का मान भी होता है। तो x बराबर π/6 π/3 और 5π/3, ये तो हो गए इसके मुख्य हल, क्योंकि दोनों 0 360 डिग्री के बीच में आ रहे हैं। अब केवल इन्हीं दो कोणों पर cos का मान 1/2 थोड़ी होगा, 360 से आगे के ऐसे तमाम कोण होंगे और 0 से छोटे कोण भी होंगे। तो उन कोणों को हम कैसे व्यक्त कराएंगे? कितने कोण निकालेंगे? तो हम एक व्यंजक दे देंगे ये वाला, और इसी व्यंजक द्वारा व्यक्त हल है ना, वो कैसा हल कहलाता है? व्यापक हल। तो आप इसको व्यापक हल निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें दोबारा से देख लो क्या करेंगे। cos x बराबर 1/2 है, तो यहां से क्या करेंगे? 1/2 की जगह पर लिख लेंगे cos π/3।
हालांकि ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा, लेकिन छोटे वाले कोण को लिख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो cos x बराबर cos y, y की जगह कौन आ गया π/3। तो इसका जो व्यापक हल है, व्यापक हल x बराबर क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पर कितना π/3, जहां n किसको बिलोंग करेगा z। समझ में आ रही है ये बात। अब z की वैल्यू लगाते चलो, n की वैल्यू z को जो बिलोंग करती है उस तरह कोण आते जाएंगे। n का मान 0 ले लोगे, 0 मतलब प्लस के π/3 और माइनस के π/3, मतलब cos 60 का मान भी 1/2 होता है, तो cos माइनस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। n का मान 1 ले लोगे तो 2 पाई प्लस माइनस π/3, प्लस का चिन्ह लोगे तो 7 पाई हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लोगे तो 6 पाई में से जाएगा 5 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हो n की वैल्यू लगाते चलो कोण आते चलेंगे। n की वैल्यू 0 ले लोगे तो प्लस माइनस π/3 आएगा, 1 ले लोगे तो 2 पाई प्लस माइनस π/3, प्लस चिन्ह लेने पर 3 दूनी 6 और 1 7 π/3 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस के 6 प्लस माइनस के 5 π/3 आ जाएगा। तो ऐसे कोण यहाँ पर आते रहेंगे जहां पर cos कैसा मान ग्रहण करेगा 1/2। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज आपको लगानी है, ठीक है ना। तो ऐसे कोण आपके आते रहेंगे। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये cos का फॉर्मूला हो गया। तो केवल ऐसे मत समझा करो केवल दो ही कोण निकलते हैं, केवल दो कोण निकलते हैं मुख्य हल में, और व्यापक हल में कितने होते हैं अनंत हल निकलते हैं उसके एक तरीके से देखा जाए, ठीक है ना। तो पूर्णांक n से युक्त कोई भी बीजीय व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हलों को व्यक्त करता हो क्या कहलाता है उसका व्यापक हल। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख रहा हूं, इनको ढंग से आप याद कर लेना। बराबर में 0 है तो डायरेक्ट वही लगा देना। अब tan x बराबर tan y, इसी प्रकार इसके व्यापक हल का सूत्र क्या होता है, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन x बराबर n पाई प्लस ये, जहां n बिलोंग करता है आपका z। तो इतने आपको मान याद कर लेना है। हालांकि स्क्वायर वाला भी होता है लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना। तो आप इन 6 वैल्यू को याद रखना। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, sin x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई, व्यापक हल के लिए cos x बराबर 0 तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2, tan x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई, sin x बराबर sin y है तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y, ठीक है ना। cos x बराबर 0 तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x सॉरी cos x बराबर cos y है तो x बराबर क्या है 2n प्लस 1 इंटू पाई 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x बराबर tan y है तो x बराबर n पाई प्लस y। तो 0 के लिए पहले थी और बराबर में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो आपको ऐसे करना है। समझ में आ गया होगा। तो इसी के ऊपर अपनी प्रश्नावली है 3.4। तो उसके कुछ सवाल लेते हैं और एक तो क्वेश्चन हल करके देखते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कराते हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक था त्रिकोणमितीय समीकरण। तो देखते हैं आज की प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 3.4 ज्यादातर केस में कोई छोटा क्वेश्चन दे देगा तो दोनों हल निकलवा लेगा, वैसे एक ही हल निकलवाता है, ठीक है ना। व्यापक हल ज्यादातर केस में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली अपनी 3.4 स्टार्ट कराते हैं, उसके एक दो सवाल करके देखते हैं, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन कर रहा हूं इसका। क्या दिया है उसने, tan x बराबर √3
अब tan x बराबर √3 है, तो इसका हमें मुख्य हल भी निकालना है और व्यापक हल भी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में इसी प्रकार के सवाल है, तो एक दो सवाल मैं करके बताता हूँ। तो पहले तो आपको यही दिमाग लगाना है कि tan में जो √3 मान है वो किसका होता है। तो आप जानते हो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्लियर? तो tan x सॉल्यूशन लिख लो, tan x बराबर क्या है √3, और tan में √3 मान कितने का होता है मैंने आपको क्या बताया अभी, tan 60 डिग्री। आपको याद रखने हैं जो भी एंगल है वो रेडियन में लिखने हैं, डिग्री में नहीं लिखने हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो tan x बराबर √3 है, तो √3 की जगह पे क्या लिख दिया, tan π/3। क्लियर? अब ध्यान से समझना, अब मैंने क्या बताया था, मुख्य हल निकालना है तो दो हल निकलते हैं, ठीक है ना। तो केवल tan 60 का मान ही √3 नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू तो tan और कहीं पर भी पॉजिटिव होता है। तो tan और कहां पर पॉजिटिव होता है अभी आपको बताया था, ASTC रूल से। ध्यान से समझना, बस इसका ध्यान रखना है, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा। पहले वही ASTC रूल, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, चौथे में कॉस। तो tan और कहां पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में लाना है तो क्या करना है, पाई में जोड़ देना है कोण को। कोण कितना है ये 60 डिग्री π/3, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, tan पाई प्लस π/3। ये देखिए, मतलब tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बन जाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, तो बस इसको ले लो। तो tan x बराबर tan π/3, और यहां पर tan पाई में π/3 को जोड़ोगे तो पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 4π/3। 4π/3 का मतलब हो गया एक तरीके से 3 6 18 6 4 240 डिग्री, अर्थात साइन 60 डिग्री का मान अगर √3 है तो साइन 240 डिग्री का मान भी √3 होता है। और ये दोनों ही मान किसके बीच में आ रहे हैं, 0 से 360 डिग्री के बीच में, 0 से 2π के बीच में। इसका मतलब ये दोनों कोण, दोनों जो हल है वो कौन से हल हो गए, इसके मुख्य हल। बस यही से लिख देते। तो मुख्य हल कौन निकला, x बराबर लिखो या मत लिखो, मुख्य हल निकले एक तो π/3 और एक 4π/3, क्योंकि दोनों ही 0 360 डिग्री के बीच में। क्लियर? अब व्यापक हल के लिए पुनः tan x बराबर क्या था, √3, तो या तो ये लिख लो या लिख लो, पहले वाले कोण को लिख लेते हैं। tan x बराबर कितना हो गया, √3 की जगह क्या लिखना आपने, tan π/3। अब फिर वही फॉर्मूला अभी जो बताया था, tan x बराबर यदि tan y है तो इसके जो व्यापक हल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बराबर n π प्लस y। ये देखिए, जहां n किसको बिलोंग करना चाहिए, z को। क्लियर है? तो क्या हो गया यहां से, इसका जो व्यापक हल बना, देखो tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y, y की जगह पे कितना है π/3, तो व्यापक हल क्या निकला, x बराबर n π प्लस y की जगह पे कितना π/3। ये लीजिए, जहां ये और लिखे ना, n बिलोंग किसको करना चाहिए, z को। अब इसके मायने क्या हुए, अब n की वैल्यू लगाते चलो, z 0 1 2 -1 तो इतने सारे कोण आ जाएंगे जहां पर tan का मान कितना होगा, √3। तो व्यापक हल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है जो n से युक्त है। n किसको बिलोंग करता है, z को। और हमने लिखा था पूर्णांक n से युक्त कोई भी बीजीय व्यंजक जो उसके सभी हलों को व्यक्त करने लग जाए वो कौन सा हल कहलाता है, व्यापक हल। और मुख्य हल क्या होता है, 0 360 डिग्री के बीच में जो भी कोण आते हैं वो कौन सा हल कहलाता है, मुख्य हल। और किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के दो मुख्य हल निकलते हैं, कितने निकलते हैं, दो, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या वैल्यू नेगेटिव हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं नेगेटिव वाला, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा सब इसी प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे तीसरा क्वेश्चन ले लिया, ये देखिए बेस्ड इसी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे tan, उसने tan में नहीं दिया, क्या दिया, cot x बराबर -√3। देखो ऐसा ही सवाल है लेकिन अब की बार -√3। तो आपको करना क्या है, अब ढंग से समझना, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को देगा 1 से लेकर 4 तक। अगले जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे तक है वो समीकरण वाले बड़े समीकरण आएंगे। तो अगले लेक्चर नंबर 8 में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पूरी प्रश्नावली, ठीक है ना। फिर इसकी विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक।
तो देखो जैसे cot x बराबर माइनस के रूट 3 दे दिया, आप तो सोच रहे होंगे cot का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो आपको tan में चेंज करा लेना है। तो cot x बराबर माइनस के रूट 3 है, तो tan x बराबर क्या होगा, अरे cot tan का उल्टा होता है tan, cot का उल्टा तो कितना हो जाएगा माइनस के 1/√3, माइनस अंडर रूट 3 का उल्टा क्या होगा माइनस के 1/√3। बस अब इसमें मुख्य हल में निकालना चालू कर दो। तो tan में जो 1/√3 होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, कितने का होता है tan 30 का, लेकिन ये कैसा आ गया नेगेटिव। अब ऐसे तो कह नहीं सकते कि x का मान साहब एक तो ये होगा, इस माइनस को कहाँ ले जाओगे, तो अब ये ढूंढो tan माइनस होता कहाँ है, tan प्लस का कहाँ होता है ये देखा करो। तो पहले में सभी प्लस के होते हैं, देखो ऑल पॉजिटिव, और तीसरे में tan प्लस का होता है, तो पहले और तीसरे में tan प्लस का होता है, जबकि दूसरे और चौथे में tan माइनस का होता है। क्लियर। तो tan माइनस का कहाँ होता है दूसरे में, और चौथे में थीटा का मान कितना है π/6, दूसरे में ले आओ, चौथे में थीटा π/6 यहाँ पे लिख देना, यहाँ लिख देना है। तो इसको कैसे चेंज करा देना है, tan x बराबर, इसको कैसे लिखना है दोबारा समझ लो, इसको दूसरे में लाना है तो π-थीटा अर्थात π-π/6, और चौथे में लाना है तो 2π-थीटा अर्थात tan 2π-π/6। मतलब ऐसे समझ लो कि tan π-थीटा भी माइनस tan थीटा होता है, और tan 2π-थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। ऑलराइट, तो अब इसको कैसे हल करोगे, tan x बराबर tan, सरल करा दो, 6π में से 1π जाएगा 5π/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 में से 1 जाएगा 11π/6। क्लियर। तो इसका मुख्य हल कौन निकला, देखो x के कौन कौन से मान आए, एक तो 5π/6 और एक निकला 11π/6। करेक्ट आंसर। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि साइन 150 डिग्री 5π/6 का मतलब 150 डिग्री का मान भी कितना हो गया माइनस के रूट 1/√3, और 11π/6 का मतलब 330 डिग्री का मान भी कितना होगा माइनस के 1/√3। इसका लास्ट पार्ट और देखो, इसका जो व्यापक हल निकालना है तो कौन है, इसको फिर लिख लो, tan x बराबर क्या है माइनस के 1/√3, तो दो कोण निकले थे, तो tan 5π/6 एक tan 11π/6। पहले वाले को लिख लो tan x बराबर tan 5π/6। ये समझ में आ रहा है ना, ये देखो व्यापक हल में आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले को लगा देना है। तो इसका व्यापक हल क्या निकलेगा, व्यापक हल क्या आएगा, x बराबर n पाई प्लस, और y की जगह पर कौन है 5π/6। क्लियर, जहां n किसको बिलोंग कर रहा है 0। इस तरीके से तो वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो तो भी दो मुख्य हल होंगे, और नेगेटिव है तो भी दो मुख्य हल होंगे। और व्यापक हल में आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को याद रख के जाना और फॉर्मूले को अप्लाई करा देना है। तो ये आपका टॉपिक समझ में आया होगा, मुख्य हल तथा व्यापक हल। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको ढंग से देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफलाइन जब क्लास चलेगी तब उसमें आप डिस्कस कर लेना। अगले लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर एंड तक के जितने भी अच्छे सवाल है वो सबको कराएंगे, और फिर इसकी विविध प्रश्नावली स्टार्ट कराएंगे। तो अगले 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक मुख्य हल तथा व्यापक हल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको ढंग से पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।